V+U क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हमने कल आपसे कमिटमेंट किया था कि अब हम अपने V+U चैनल पर आपको HSC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आज से। तो आज हम सबसे पहले अपने फार्मेसी एक्ट एंड रूल्स पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चों के कमेंट, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको पढ़ाई छोड़े हुए 10 10 15 15 साल हो गए हैं। तो उन सब के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग जितनी हमारी क्लासेस होंगी, MCQs सीरीज़ है ये, हर टॉपिक वाइज होगी। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ एग्ज़ाम्स से लिए गए हैं, या जो अपने HSSC में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए, क्योंकि HSSC का जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट मिलेगा। और अदर स्टेट की फार्मेसी या RRB फार्मेसी या DSSB में, उनमें थोड़ा आपको हाई स्टैंडर्ड या एक अलग लेवल पे आपको एग्ज़ाम मिलता है, जिसमें सिलेबस को ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन अपने में डी फार्मा, ये लगा लो जो बच्चा डी फार्मा को अच्छे से पढ़ गया उसका क्लियर है। ज़्यादा आपको ये टेंशन वाली बात नहीं है कि इतने साल हो गए तो अब कैसे करें, क्या करें। मेन आपको, जब भी आप फार्मेसी में अगर आपको ये लगे कि कहाँ से स्टार्ट करनी, तो आप फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करो। सबसे इजी सब्जेक्ट, सबसे अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए और सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग के लिए। और किसी भी सब्जेक्ट को आप सिर्फ एक थ्योरेटिकली ना पढ़ के थोड़ा सा उसको रिलेट करके पढ़ें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं, फार्मेसी एक्ट एंड रूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मेसी जो एक्ट्स थे, रूल्स थे, इनमें हम आपको एक कुछ थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको। फिर हम इसके कुछ MCQs करेंगे और फिर जितने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो करते हैं। तो जब भी आप फार्मेसी का जिक्र करेंगे, फार्मेसी स्टार्ट होगी, तो एक नाम आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा, कर्नल RN चोपड़ा या चोपड़ा कमेटी। तो सबसे मेन जो अपने ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी जो कंस्टिट्यूट हुई थी, तो कर्नल RN चोपड़ा जी की अध्यक्षता में हुई थी। और फिर आते हैं एक अपने प्रोफेसर महादेव लाल शेरोफ। तो महादेव लाल शेरोफ जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी माने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम तकरीबन 3 या 4 जो कमेटीज़ हैं हमको याद रखनी है। एक तो सबसे मेन नाम आपको कर्नल RN चोपड़ा, चोपड़ा कमेटी, ये आप सबसे मेन याद रखेंगे। फिर ML शेरोफ, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। फिर 4 कमेटी जो बोर कमेटी है, भाटिया कमेटी थी, मुदलियर कमेटी थी या हाथी कमेटी थी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देखेंगे। फिर बात करते हैं अगर हम फार्मेसी एक्ट्स और फार्मेसी रूल्स के। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो फार्मेसी एक्ट कब बना था या कब उससे स्टार्ट हुआ था? तो फार्मेसी एक्ट जो हमारा पास हुआ था बच्चों, फार्मेसी एक्ट 1948 में। और ये कब जो है फोर्स में आया था, कम इन फोर्स 4 मार्च 1948। और इसमें 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 76 में, 59 में और 81 में। ठीक है, आपको यानी ज़्यादा डीप स्टडी करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप मेन मेन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो भी आपको आराम से आप HSC पेपर क्लियर कर सकते हैं। आप लोग 1 महीना आराम से तैयारी करें, 1 महीना आराम से क्लासेस लगाओ, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम उठाओ और उसको सोल्व करके देखो। आपको अपने आप पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप ठीक जगह पढ़ रहे हो या गलत जगह पढ़ रहे हो, और आप क्या तैयारी कर रहे हो क्या नहीं। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल को मैं भी देखता हूँ, मैंने भी टीचर्स को देखा है, हरियाणा के बहुत ही कम टीचर जो पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं तो वो अपने उसके लिए वो इतना ज़्यादा वास्ट कर देते हैं सिलेबस को कि जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप लोग आराम से पढ़िए। इसके बाद हम देख लेते फार्मेसी एक्ट जो 1948 में आया था। 4 मार्च 1948 को ये लागू हो गया, रूल में आ गया। इसमें 3 बार अमेंडमेंट हुए हैं, 76, 59 और 81 में। अब फार्मेसी काउंसिल जो फार्मेसी एक्ट है, इसी से रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस हैं, हमारे कुछ और डाउट्स हैं वो हम करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। इन एक्ट रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी किस एक्ट के अंडर जो है फार्मेसी रेगुलेट होती है? तो कॉस्मेटिक एक्ट, पेटेंट एक्ट या MTP एक्ट या नन ऑफ द अबव?
तो फार्मेसी जो प्रोफेशन है वो फार्मेसी एक्ट के अंदर रिलेट करता है, ना कि इन सभी एक्ट के अंदर। तो नन ऑफ द अबोव इसका राइट आंसर होगा। कॉस्मेटिक एक्ट कब लागू हुआ था? 1940। पेटेंट एक्ट कब हुआ था? 1970। एमटीपी एक्ट कब हुआ था? 1971। जब भी क्वेश्चन करो, जितने भी क्वेश्चन करो, उन क्वेश्चंस के अंदर अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ तक होता है आपको जो आ रहा है तो उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर, जिसके डेट वाइज जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे इसमें कॉस्मेटिक एक्ट आ गया, पेटेंट एक्ट आ गया, एमटीपी एक्ट आ गया, तो इनकी डेट्स याद होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, इनमें कोई आपको फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट। जो फार्मेसी एक्ट है वो पूरे भारत पर लागू होता है सिवाय जम्मू और कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट केमिस्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी स्टेट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में देखा है कि फर्स्ट केमिस्ट इन इंडिया बर्थगेट थे। ये फर्स्ट केमिस्ट ऑफ इंडिया क्यों कहलाए थे? क्योंकि इन्होंने 1811 में कोलकाता में अपनी पहली फार्मेसी की केमिस्ट की जो है शॉप ओपन की थी। कोलकाता में की थी 1811 में पहली। नेक्स्ट है, सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन्ड बाय। एक सेंट्रल रजिस्टर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि सेंट्रल रजिस्टर क्या है। सेंट्रल रजिस्टर जो है वो सेंट्रल काउंसिल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि आपके सारा रिकॉर्ड होता है, जिसमें आप रजिस्टर्ड होते हो। स्टेट फार्मेसी, जैसे आप अपने स्टेट में हरियाणा में रजिस्टर्ड होते हो, पंचकुला जाते हो, तो वो आपका रिकॉर्ड सारा सेंट्रल को भेजते हो। तो सेंट्रल जो रजिस्टर होता है वो बनाते हैं। और सेंटर में भी दो रजिस्टर्ड होते हैं। जो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट होता है उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, और जो फर्स्ट रजिस्टर होता है उसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर हैंडल करती है। यानी फर्स्ट ये लगा लीजिए कि आप जो पहले आपका नाम चढ़ाया जाता है तो वो यहाँ हरियाणा में चढ़ रहा है, तो आप फर्स्ट जो स्टेट, कोई भी स्टेट में चढ़वाओगे तो फर्स्ट जो रजिस्टर होगा उसको स्टेट हैंडल करेगा, और जो सेंट्रल रजिस्टर होगा उसको सेंट्रल काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैंडल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1949 में। और पीसीआई जो है वो एवरी 6 ईयर में 5 ईयर में जो सॉरी अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करती है। CAMO ऑफ स्टेट कम्स अंडर कंपोजिशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर, एक्स ऑफिसो मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर। तो CAMO ऑफ स्टेट कम्स अंडर आता है अपने एक्स ऑफिसो मेंबर्स में। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इलेक्टेड मेंबर पीसीआई में कितने होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं। इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई 6 मेंबर इलेक्टेड बाय। पीसीआई में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वैसे तो पीसीआई में इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। 8 में से जो 6 मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो किसके द्वारा हो जाते हैं? वो यूजीसी के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? वो यूजीसी के द्वारा होते हैं। टोटल 8 मेंबर जो आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 9 मेंबर जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मैं एन से नोट कर रहा हूँ, और 3 मेंबर जो आपके वो एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो 9 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं उसमें 4 स्टूडेंट होते हैं जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, 2 होते हैं जो यूजीसी की तरफ से आते हैं, और 1 होते हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए हर एक स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, यानी फार्मेसी काउंसिल है जो दोबारा इलेक्शन या दोबारा कब बनती है? तो वो बनती है एवरी 5 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज द पर्सन हु शुड बी। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप किसको बोलेंगे? जो क्वालिफाइड इन फार्मेसी कोर्स होगा, नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग होगा, ट्रेंडिंग ट्रेंड इन एनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल और डिस्पेंसिंग एक्सेट्रा, और ऑल ऑफ द अबोव। ये ऑल ऑफ द अबोव आएगा कि जो सभी चीज़ें होंगी। जो आपने फार्मेसी कोर्स कर रखा होगा, आपको कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग आनी चाहिए, और आपने एक जो है किसी भी गवर्नमेंट के अंडर से मेडिकल से डिस्पेंसिंग की ट्रेनिंग की होनी चाहिए। और आपको बता दें, और इस सबसे पहले एक रजिस्टर्ड, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है, इन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय।
तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं सेंट्रल काउंसिल के द्वारा, कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं अभी पीछे आपको बता था मैंने, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 9 और 8 मेंबर होते हैं इलेक्टेड। आप ऐसे याद करो इसको, 1 मिनट में आपको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इनो तो आप सबने सुना होगा ना। पीसीआई में मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कैसे याद करना, इनो सुनो। ई से इलेक्टेड मेंबर, E8, एन से नॉमिनेटेड मेंबर, N9, ओ से एक्स ऑफिसो मेंबर, O3 कर लो। ठीक है, ऐसे याद कर लो इनो। ये होते हैं फार्मेसी पीसीआई में काउंसिल, पीसीआई काउंसिल के मेंबर्स। तो इनो से इनो की फॉर्म में आप इसको याद करो कि ई इलेक्टेड मेंबर 8 हो गए, ई से 8, एन से 9, 9 मेंबर नॉमिनेटेड हो गए, एन से नॉमिनेट, ओ से 3 मेंबर याद करो। तो सेंट्रल काउंसिल के जो 6 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल इज, जो एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिसो कितने थे, एक्स ऑफिसो ओ मेंबर 3, ऐसे याद रखना आप लोग। बार बार जैसे आएंगे ना तो क्वेश्चंस को इजी वे में करने की वो कोशिश किया करो। तो एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल इज क्या होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो वो एक ऑफिसर मेंबर होता है। और कौन होते हैं, एक डायरेक्टर जनरल होता है हेल्थ सर्विस का, DGHS, एक डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल इज, तो सेंट्रल काउंसिल जो होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, डिज़ाइन ऑफ द एजुकेशनल पैटर्न, एजुकेशन रेगुलेशंस, जितने भी आपके रूल अमेंडमेंट होते हैं कुछ होते हैं, गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ये सेंट्रल काउंसिल होती है ना बच्चों, इसी के ब्याह पे इसी का हवाला दे के जो गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो 6 मंथ की होगी थी आप लोगों की, इसको ठीक कराने के लिए इसका भी हवाला दिया गया था, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जो जो 1911 से चलती आ रही है, 1911 से, कि 1991 से, सॉरी 1991 से चलती आ रही है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो 500 आवर्स की ही होती है। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर रिपोर्ट ऑफ द टू आफ्टर इंस्पेक्शन, जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो रिपोर्ट किसको देता है आफ्टर इंस्पेक्शन के, तो सेंट्रल काउंसिल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है पीसीआई है, वो एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें किसके नाम होते हैं, तो ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के उसमें नाम होते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पीसीआई इन, तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की हम किस में पढ़ते हैं, तो फार्मेसी काउंसिल इंडिया को हम चैप्टर 4 में पढ़ते हैं। आपको बता दो जो फार्मेसी एक्ट है, फार्मेसी एक्ट, इसके अंडर जो सेक्शन है वो कितने होते हैं, 46, और चैप्टर जो हैं वो कितने हैं, 5। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट वाज स्टडीड इन, तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट या स्टडी ऑफ फार्मेसी पीसीआई वो सभी जो है चैप्टर 4 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय whom to control over the import of substandard and non effective drugs, तो किसने जो है कंट्रोल लगाम लगाई थी या कंट्रोल किया था कि जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स थी या जो नॉन इफेक्टिव ड्रग्स थी उनके लिए, तो कर्नल RN चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर। आपको मैंने बताया था ना कि एटलीस्ट जो 6 मेंबर जो थे इलेक्टेड मेंबर थे उसमें से, तो 1 टीचर होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, या टीचिंग स्टाफ जो इलेक्टेड बाय यूजीसी होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हुज नेम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ अदर स्टेट सेल
not again registered in other state. On species penalty they can registered, not entitled to registration, all of the above. अगर मान लो जी एक स्टेट से आपका नाम रिमूव कर दिया गया है, पहले तो ये देखा जाएगा कि किन कंडीशन में आपका काम नाम रिमूव हुआ है। पहले अगर आपका बाई एरर अगर नाम गलत चढ़ गया था, उसको ठीक करने के लिए तो आपको 3 हफ्ते का टाइम मिलता है। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही यानी डॉक्यूमेंट फेक लगा के रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर आपका नाम कट जाता है, तो उसमें आपको फाइन पे करना पड़ता है और आपको सज़ा का भी प्रावधान है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, पर्सन हुम नेम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर टू अदर स्टेट शैल बी नॉट इंटेल टू रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये नहीं कि आप हरियाणा से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के अब किसी और में, आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बाकायदा आप हरियाणा को अप्लीकेशन लिख के अदर स्टेट के लिए अप्लाई करें, और फिर आप अदर स्टेट के रेजिडेंस वगैरह प्रूफ दिखा के फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप लेंगे। अपॉन एंट्री ऑफ द नेम ऑफ पर्सन इन द रजिस्टर, द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू इशू हिम ए, जब आप अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं तो जो रजिस्ट्रार होता है वो क्या इशू करता है आपके लिए, तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर इन कंडीशन इफ हिज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड बाय एरर। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया ना, इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन एनी प्रोफेशनल, इफ ही डज नॉट गेट रिन्यूअल ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन, अगर आप रिन्यूअल भी नहीं कराते हैं तो उसके लिए भी फिर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, कुछ टाइम होता है। अगर उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज, अब आपको दो वो होते हैं कि जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एक तो होती है स्टेट फार्मेसी जो हर इंडिविजुअल स्टेट की अपनी होती है, एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है जो कि एक से ज़्यादा स्टेट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक नई फार्मेसी, एक नई काउंसिल बनाएंगे, तो उसको हम जॉइंट स्टेट फार्मेसी बोल देते हैं कि मैनी स्टेट काउंसिल डिसाइड टू मेक एन इंडिविजुअल काउंसिल। नेक्स्ट है, ऑफेंसेस ऑफ फार्मेसी एक्ट आर, तो जो फार्मेसी एक्ट में ऑफेंस है वो फ्लैशली क्लेमिंग टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फेलियर टू स्टैंडर्ड सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिस्पेंस्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन और ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी के ऊपर है कि जो ऑफेंस है फार्मेसी एक्ट में, या तो आपने अपना झूठा दावा ठोका है रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप फार्मासिस्ट नहीं थे ना, या आपने डिग्री डिप्लोमा अच्छे से किया और फिर भी रजिस्ट्रेशन करवाने चले गए डुप्लीकेट कागजों पर, या फिर आपने जो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं किया है आप उसमें फेल हो गए हैं, या फिर आपने जो है किसी ऐसे बंदे ने ड्रग स्टोर चला रहा है, और अपने इंडिया में तो खासकर ये है भी कि फार्मेसी एक ऐसा गंदा प्रोफेशन है, सॉरी फॉर माय वर्ड इज, क्योंकि बट ये रियलिटी है, हमने भी जब पढ़ा हमारे टीचर्स की पहली वर्डिंग यही थी कि यहाँ फार्मासिस्ट को छोड़ के उस प्रोफेशन को सभी अच्छे से रन कर रहे हैं। आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाइए, मोस्टली आपको नॉन फार्मा बंदे मिलेंगे, या खुद अगर फार्मासिस्ट मिल भी गया तो उसके अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं वो नॉन फार्मेसी वाले होंगे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ऑफेंस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी ए फार्मासिस्ट। ये अभी तक आप लोग देख लीजिए, बार बार जिसका अभी अपनी भर्तियों पे भी जिक्र होता है, एक दो यूट्यूब चैनल देखा था तो उसमें बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस मांगा है, वो एक्सपीरियंस नहीं था जो 6 महीने का था, वो उन्होंने ट्रेनिंग मांग रखी थी। ट्रेनिंग जो है 500 आवर्स की ही होती है। तो नेक्स्ट है, पेनल्टीज ऑन अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो पेनल्टी बनती हैं वो फाइन अप टू 500 ऑन फर्स्ट कन्वेंशन एंड 100 ऑन ए सेकंड कन्वेंशन एंड 6 मंथ इम्प्रिजमेंट। तो ये शायद 100 नहीं, यहाँ पर आपको 1000 होगा, 1000 आएगा, तो यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपको मैं अलग अलग स्टेट फार्मेसी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए थे वे क्वेश्चन करवाता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो इंडियन फार्मेसी के फादर किसको बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एम.एल. श्रोफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। फार्मेसी एक्ट किस ईयर पास हुआ था,
1948 में। और ये कब उसमें आया था? 4 मार्च 1948 को। फिर है फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। जो फार्मेसी बिल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस सन में लाया गया था? तो वो लाया गया था 1945 में। द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो जो फर्स्ट काउंसिल थी पहली पीसीआई की, मैंने आपको बताया था कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एम्स एट राइजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो कौन से एक्ट के से जो था फार्मेसी प्रोफेशन को, फार्मेसी को थोड़ा उभार मिला था या सूर्योदय हुआ था हम कह सकते हैं, तो वो था फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट। फार्मेसी जो काउंसिल ऑफ पीसीआई है इंडिया की, वो सब कुछ करती है किसको छोड़कर? टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट। ये तो करती है कि जो अपने एजुकेशन के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी कॉलेज को अप्रूवल देनी या किसी यूनिवर्सिटी को, तो वो सारी चीज़ें देखती है पीसीआई। टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड एज ए फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया या 12th विद साइंस हो गया। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो जो आपका रजिस्टर्ड है जिसमें आपके सारे फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डिटेल लिखी हुई है, तो वो भी पीसीआई देखती है। बट टू प्रिस्क्राइब ड्रग, तो ड्रग प्रिस्क्राइब तो फार्मासिस्ट करेगा, ना कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू ग्रांट लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग, ठीक है, देती है। टू अप्रूव फार्मेसी कॉलेज ऑफ द स्टेट, द कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फार्मेसी कोर्स इन स्टेट, टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट। तो जो अप्रूवल ऑफ फार्मेसी कॉलेज ऑफ स्टेट है, आप लोगों को लगता है कि जो स्टेट के अंदर होती है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है, बट जो पीसीआई है ये सारी चीज़ें पीसीआई के अंडर देखती हैं। बट जो रेगुलेट प्रैक्टिस इन फार्मेसी स्टेट है ना, जो हम प्रैक्टिस करते हैं फार्मेसी प्रोफेशन में, सिर्फ उसको जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ज़्यादा हैंडल करती है। हु अमंग द गिवन इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ पीसीआई एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। Who among the given is not the तो who among the given is not the common member of PCI and DATAB। तो DCHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, या डायरेक्टर ऑफ CDL कोलकाता, या डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो जो ड्रग सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो है वो हमारे उसमें नहीं आते। नेक्स्ट है स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हमारे 7 जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? स्टेट में पूछ रखा है बच्चों, तो 5 जो है नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट nominated by respective state government in a state council is। तो जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं रिस्पेक्टिव द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज, वो होते हैं हमारे 6। जो स्टेट में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, और 1 मेंबर जो होता है, 7 मेंबर होते हैं इलेक्टेड, तो जो 1 मेंबर इलेक्टेड होता है वो MCI ऑफ द स्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट देमसेल्फ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो कितने मेंबर होते हैं जो देमसेल्फ अमंग इलेक्टेड होते हैं अमंगस्ट देमसेल्फ ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन सेम था, 6। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर। तो नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं अभी बता था मैंने, 5। स्टेट में होता है 5 नॉमिनेटेड मेंबर, और उसमें कितने होते हैं 9। पीसीआई में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने होते हैं 9।
For the constitution of state pharmacy council, the respective state government have to appointed dash गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो कितने उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट को जो है एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है अपॉइंट करती है, तो वो करती है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड। तो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो कैसे फॉर्म होती है? अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इन यूनियन टेरिटरी, इन टू और मोर देन टू स्टेट्स, ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल काउंसिल। तो ये होती है इन टू और मोर देन टू स्टेट्स के बीच जो ज्वाइंट स्टेट काउंसिल होती है। और ज्वाइंट स्टेट काउंसिल में बच्चों ये आप लगा लीजिए कि 6 मेंबर ही इलेक्टेड होते हैं, यानी 3 से 5 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, और एक मेंबर जो होता है वो एमसीआई से होता है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसमें भी 2 या 4 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन आर नॉमिनेटेड इन पीसीआई बाय। तो जो एक पर्सन है जो टीचिंग प्रोफेशन से होता है वो पीसीआई में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर वो नॉमिनेटेड है तो किसकी तरफ से होगा? स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, या इलेक्शन तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा जो यूजीसी करता है। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो जो मिनिमम एज है एक रजिस्ट्रेशन की जो फार्मेसी में आप रजिस्टर्ड हो सकते हो तो वो है 18 ईयर्स। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल इन एवरी ईयर। स्टेट रजिस्टर आपका होता है जो फर्स्ट रजिस्टर्ड होता है, जो स्टेट की फार्मेसी काउंसिल आपको मेंटेन करती है, और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को भेजती है तो इसकी 5 कॉपीज भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट आल्सो नोन एज द सेंट्रल रजिस्टर एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948 कंटेन्स। तो जो रजिस्टर होता है आपका फार्मासिस्ट का वो उसको सेंट्रल रजिस्टर भी बोलते हैं। तो वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? नेम ऑफ ऑल पर्सन फॉर द टाइम बिगिन एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ ए स्टेट, यानी आप जब स्टेट में रजिस्टर्ड होते हो, आपने फार्मेसी कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, वो सारी डिटेल आपकी, और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो ये सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बार बार आते हैं। सेंट्रल रजिस्टर्ड कौन प्रिपेयर करता है? सेंट्रल पीसीआई रजिस्टर करती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट रजिस्टर कौन करता है? इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दो क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखे गए हैं कि द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय पीसीआई एंड द फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट या प्रिपरेशन मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये देखिए आपका क्वेश्चन आ ही गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। तो फर्स्ट रजिस्टर को कौन करता है बच्चों? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है? रजिस्ट्रेशन सेंट्रल रजिस्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अथोराइज्ड टू कंपाउंड, prepare, mix, dispense and medication of the prescription of medical practitioner is a registered pharmacist, not D pharma, B pharma, or have a person having 5 year of such experience। सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही ऑथोराइज्ड पर्सन होता है किसी भी ड्रग को कंपाउंड, प्रिपेयर, मिक्स और डिस्पेंस करने के लिए। कई बच्चों के ना पहले क्लासेस होती थी तो ये कमेंट आते थे कि सर आप ज़्यादा हिंदी या हरियाणवी या बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे जो क्लास देख रहे हैं वो अच्छे से बी फार्मा भी होंगे, एम फार्मा भी होंगे शायद, और हायर भी एजुकेशन हो या बहुत अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से पढ़े हों, बट बच्चे वो भी होंगे जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी की है, जिनकी साइंस बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा नहीं है, डिप्लोमा हो गया, तो हमको उन सभी बच्चों को देख के चलना है। तो आप इस चीज़ से वो ना हो कि वे ऑफ टीचिंग क्या है या कैसे आपको एक्सप्लेनेशन है, जैसे भी है जिसको जैसे अगर सुटेबल लगे प्लीज़ आप कमेंट कर दें। क्योंकि मैक्सिमम जो जितने बच्चे हैं जो गांव से हैं या जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, या जो बच्चे अपना काम चला रहे हैं कहीं कहीं जॉब्स करके, तो एक ऐसा इजी वे करना है हमको कोर्स का कि हर बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। फार्मेसी ये ना लगे कि इतनी हाई लेवल पे कुछ है, सबसे इजी सब्जेक्ट होते हैं फार्मेसी में।
एक आपकी कोलोजी आपको पढ़ने का सब्जेक्ट है कि अच्छे से पढ़ो आप, बट जो आपकी स्यूटिक्स है, लॉज हैं, मेडिकल स्टोर ड्रग बिजनेसमेंट हैं, आपके एक्ट हैं जितने भी पॉइजनस एक्ट हैं, कॉस्मेटिक एक्ट्स हैं, ड्रग रेजिमेंट एक्ट्स हैं, या शेड्यूल्स हैं, या फॉर्म्स हैं, ये वे हैं जो 10-15 क्वेश्चन पक्के हैं, हर पेपर में पक्के हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, ये 10-15 क्वेश्चन पक्के हैं, और ये इतनी ईजी हैं, लेकिन आपको इतना टफ लगता है, तो आपको ईजी वे में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईयर 1991 प्रिस्क्राइब्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये देखिए आ गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 500 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ डी फार्मा कोर्स हैव बीन फ्रेम्ड बाय। तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स है, उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसको कौन देखता है, कौन फ्रेम करता है? तो हमारी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हमारी ट्रेनिंग्स हैं, सब कुछ है, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, फार्मेसी इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड बाय। तो जो फार्मेसी इंस्पेक्टर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपॉइंट करती है। द पर्सन अदर देन ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग एनी मेडिसिन टू पेशेंट लिएबल फॉर पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट और फाइन अप टू। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं और किसी को कोई दवाई बेच रहे हैं, बना के दे रहे हैं, या उसको कैसे भी आप डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर जुर्माना बनता है। तो कितना बनता है? 6 मंथ की प्रिजन और या 1000 रुपये जुर्माना। तो ये बच्चों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज के फार्मेसी एक्ट्स एंड रूल के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग जितने भी आपके एक्ट्स हैं, पॉइजन एक्ट्स हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जो शेड्यूल्स हैं हमारे, कि शेड्यूल ए के अंडर कौन सी ड्रग आती है, शेड्यूल बी किस चीज़ के लिए आता है, शेड्यूल सी किस चीज़ के लिए बना है, शेड्यूल एफ या एफ, तो एच जे, तो सारे शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, और पॉइजन एक्ट को। ये ऐसे एक्ट हैं या ऐसे शेड्यूल जिनमें से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, 1-2 क्वेश्चन उससे आता है, या जो नारकोटिक आपके प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग है। तो ऐसे ऐसे करके हम सारी चीज़ें करेंगे, फिर उसके बाद हम एनाटमी पे आएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आपके विद इन ए मंथ, आप 1 महीना रेगुलर क्लासेस लगाइए। आप 1 महीने के बाद अपने आप को किसी भी स्टेट का एक एग्ज़ाम उठाइए, आराम से देखिए, उसको देखिए सोल्व करके। अगर आप 60 से 70% उसको सोल्व कर देते विद इन ए मंथ में, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और हम जितने भी हैं, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ज़्यादा हैवीली नहीं लेंगे सभी बच्चों को देखते हुए। और किसी बच्चे को अगर कुछ ज़्यादा ही चाहिए कि हाँ भाई मैं इनसे हटके तो और पढ़ना, तो वो कमेंट करे, उसके लिए मैं कुछ और वीडियोज़ हैं या पेपर है, मैं उसको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे रखिए, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब किया करिए चैनल को। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम भी इंकरेजमेंट हो कि और अच्छी तैयारी करवाएं आपकी। ओके बच्चों, बाय।